Hello students, welcome to Couple Commerce classes. We have already started our accountancy marathon series for class 11th, in which we have already covered some chapters that are your journal, cash book and GST. Now today we are going to start a new chapter, that is your subsidiary books. आज अपना मैराथन लेक्चर का 6th डे है। हमने बेसिक्स भी पढ़ ली है, जर्नल एंट्रीज भी पढ़ ली हैं, जीएसटी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद कैश बुक वाला चैप्टर भी हो गया और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है आपका सब्सिडरी बुक्स। अब देखो, सब्सिडरी बुक्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी बुक्स आपकी होती क्या है। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे थे कहाँ पर? हमारी जर्नल एंट्री कर रहे थे और हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे। जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइन वाइज डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी में सारे ट्रांजैक्शन थे, सेल हो, परचेज हो, है ना, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो, इनकम रिसीव हो रही हो, असेट परचेज हो, कुछ भी हो रहा है, सारा कुछ हम किस में लिख रहे हैं? जर्नल में लिख रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारा जब बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है ना, तो वो हमें जर्नल कैसी लगने लगती है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों? आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना, एट द एंड ऑफ क्वार्टर या फिर एट द एंड ऑफ ईयर आपको फाइनेंशियल्स बनाने पड़ते हैं। उनमें आपको क्या चाहिए होता है? जल्दी जल्दी से सारे स्टेटमेंट मिल जाएं, जल्दी जल्दी से सारे अकाउंट्स मिल जाएं, लेकिन आप क्या खोल के बैठे हो? जर्नल खोल के बैठे हो। ढूंढ लो। अब आप क्या करोगे? परचेज को उठाओगे और जितनी बार भी परचेज लिखी हुई है सबको ऊपर नीचे करके देखोगे, फिर आपको पता चलेगी कि पूरी साल में मैंने इतना माल खरीदा, इतना माल बेचा। ये बहुत क्या हो जाएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम अब क्या बनाएंगे? सब्सिडरी बुक्स। तो बिजनेस जब थोड़ा सा बड़ा लेवल पे आ जाता है तो हम क्या बनाने लग जाते हैं? सब्सिडरी बुक्स। इन बुक्स का दूसरा नाम क्या होता है आपका? स्पेशल पर्पस बुक्स। हम इनको स्पेशल पर्पस बुक्स क्यों बोल रहे हैं? इसका भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि हर बुक एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाएगी। देखो, जर्नल क्या हो गई? आपकी एक रफ नोटबुक, सारा काम उसी कॉपी में हो रहा है। हिंदी वाले सर उसी में करवा रहे हैं, अकाउंट्स वाले भी उसी में करवा रहे हैं, बीएसटी भी उसी में हो रही है, इंग्लिश भी उसी में हो रही है। लेकिन सब्सिडरी बुक्स मतलब फेयर नोटबुक, अकाउंट्स की अलग कॉपी, बिजनेस स्टडीज़ की अलग कॉपी, इकोनॉमिक्स की अलग कॉपी, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, ईपी की अलग। ठीक है, तो ये हैं आपकी सब्सिडरी बुक्स। तो ऐसे ही हम बिजनेस में 8 किताबें बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? 8 बुक्स बनाते हैं। वो बुक्स क्या है? हमारी सब्सिडरी बुक्स है, मतलब स्पेशल पर्पस सर्व करती हैं वो बुक्स। पहली है आपकी परचेज बुक। पहली बुक का नाम क्या है? परचेज बुक। दूसरी क्या है आपकी? परचेज रिटर्न। साथ में ही नोटबुक्स में लिखते जाइए, जिससे कि साथ के साथ आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड है आपकी सेल्स बुक। फोर्थ है आपकी सेल्स रिटर्न बुक और फिफ्थ है आपकी कैश बुक। सिक्स्थ है आपकी बीआर बुक। सेवेंथ है बीपी बुक और एट्थ है आपकी जर्नल प्रॉपर। बिजनेस में आप क्या बनाते हो? 8 फेयर नोटबुक्स बनाते हो। कितनी बनाते हो? 8 फेयर नोटबुक्स बनाते हो। 8 बुक्स बनाते हो। पहली है परचेज बुक, दूसरी सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, जर्नल प्रॉपर एंड कैश बुक। अब देखो, हर एक बुक में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स टाइप होते हैं, अलग अलग एंट्रीज हम लिखते हैं। अब कौन से टाइप की एंट्री कौन सी बुक में आएगी, हम पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम इनका फॉर्मेट जानेंगे, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे नोट करो, अभी ओवर हुआ नहीं है। पढ़िए। Subsidiary books are special journal used to record specific type of transactions। हर बुक में हम अलग ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें लिखेंगे। ठीक है,
सेपरेटली बिफोर पोस्टिंग दैम इनटू लेजर, अलग से लिखते हैं क्योंकि जर्नल में नहीं लिख रहे थे, ठीक है। लेजर में पोस्टिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक में करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है आपका, सब्सिडरी बुक्स। अगर आप जर्नल नहीं बना रहे हो ना तो आपका पहला स्टेप क्या है रिकॉर्डिंग का, सब्सिडरी बुक्स, ओके। चलिए, दिस हेल्प्स इन सिस्टमेटिक बुक कीपिंग एंड रिड्यूसेस द, ये किस में हेल्प करता है आपकी, कि आपकी किताबें सिस्टमेटिकली बनी रहें, डेट वाइज ऑर्डर में बनी रहें, टाइम टू टाइम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। एंड इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द लेजर, लेजर का काम भी क्या हो गया आपका अब कम हो जाता है, ठीक है ना। आपका मैनुअल वर्क भी इसमें क्या हो गया, बहुत कम हो गया। सबकी अलग अलग कॉपी है, परचेज हो रही है उस नोटबुक में लिखो, सेल हो रही है उस नोटबुक में लिखो, रिटर्न हो रही है उस नोटबुक में लिखो। अब आपको फिर बाद में क्या छांटना नहीं पड़ेगा। अभी की थोड़ी मेहनत है कि सबके लिए अलग अलग कॉपी बनानी पड़ रही है, लेकिन बाद में इसी से क्या होता है, आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जर्नल की ओवरलोडिंग का वर्क आपके यहाँ से हट जाएगा। बार बार आपको ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग जगह रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, एक कॉपी में ही आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है परचेज की ट्रांजेक्शन्स को। एक अलग कॉपी है जिसमें आप रिकॉर्ड करोगे सेल की ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। अब टाइप्स देखे थे हमने अभी, कितने टाइप होते हैं, 8 टाइप्स की हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। पहली है हमारी कैश बुक। कैश बुक एक तरीके की क्या होती है आपकी, स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक होती है आपकी कैश बुक। इसका पर्पस क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस। इससे जस्ट जो पहले चैप्टर रिवाइज करा था वो आपका कैश बुक ही था। उसमें क्या रिवाइज किया था अपन ने, कि जितनी भी बिजनेस में कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हम कहाँ लिख देंगे, कैश बुक में लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। सिंगल कॉलम है तो सिर्फ कैश का कॉलम होगा, और अगर डबल कॉलम है तो 2 कॉलम होंगे, कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। और ट्रिपल कॉलम है तो एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम और एक जीएसटी का कॉलम। अब चाहे कैसा भी कैश ट्रांजेक्शन हो, परचेज हो, सेल हो, रिटर्न्स हो, है ना, पेमेंट हो, इनकम हो, ये सारे ट्रांजेक्शन्स किस में हो रहे हैं, आपके कैश में हो रहे हैं। कहाँ लिखोगे, कैश बुक में लिखोगे। तो मैम परचेज बुक बनाने का मतलब ही क्या हो गया जब हम उसमें कैश परचेज को नहीं लिख रहे। देखो परचेज बुक में क्या लिखेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को लिखते हैं। कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन किस में आएगा, कैश बुक में। खरीदारी हो, बेचना हो, पेमेंट्स करना हो, इनकम को लेना हो, सब किस में आएगा, कैश बुक में आएगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, कुछ भी हो, सेल हो, परचेज हो, सब किस में आ जाएगी, कैश बुक में। सिर्फ कौन सी वाली, सिर्फ और सिर्फ कैश जिसमें इन्वॉल्व है वो वाली। नेक्स्ट पे आते हैं हम। इस सारे चैप्टर हम कैश बुक बनाना नहीं सीखेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी एक चैप्टर कवर करके आ चुके हैं, उसमें बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। Cash book is used for record all cash and bank transactions, can be classified into 3 types। सिंगल कॉलम है तो कैश बुक हो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम में कैश और बैंक कॉलम आते हैं, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक इन डिस्काउंट 3 कॉलम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक आती है आपके पास आपकी परचेज बुक। ये है इस चैप्टर का मेन काम। क्या बनाएंगे अपन, परचेज बुक। परचेज बुक भी एक स्पेशल पर्पस बुक है। इसका स्पेशल पर्पस क्या है, इसमें हम क्या लिखते हैं, सारी की सारी क्रेडिट परचेज। कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज। देखो अब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज लिखी जाएगी। और ये बताइए आप, ये जो परचेज वर्ड है हम किसके लिए यूज करते हैं, जिन सामान को आप बेच रहे हो उनको जब हम खरीदते हैं तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, परचेज। इसका मतलब परचेज वर्ड किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। हम जब बिजनेस में कुछ खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं। क्योंकि जो सामान हमने खरीदा है बेचने के इंटेंशन के लिए, मतलब उसका आप बिजनेस कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, गुड्स हैं, इसलिए आप उनके लिए क्या यूज करोगे,
परचेज। इसका मतलब क्रेडिट में कोई सामान अगर आपने खरीदा है बेचने के लिए, परचेज की है आपने गुड्स की, क्यों? क्योंकि बेचोगे तो किस में आएगा आपका परचेज बुक में। कौन सी परचेज? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। कैश कहाँ आएगी? कैश बुक में। देखो दो तरीके की परचेज होती है, एक कैश की परचेज, एक क्रेडिट की परचेज। अगर परचेज कैश है तो कैश बुक में आ गई, और अगर क्रेडिट है तो परचेज बुक में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों कि सिर्फ गुड्स की परचेज आ रही है? क्योंकि गुड्स ही ऐसी वो चीज़ें हैं, गुड्स मतलब वो सामान जो आपने खरीदा है बेचने के लिए। मतलब हम जब असेट खरीदते हैं ना तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। अगर बिजनेसमैन ने उधार में कोई असेट खरीदा है, आपके कपड़े का बिजनेस है, आपने कपड़े सिलने की जो मशीन है वो उधार में ले ली है, ठीक है। क्या आपने वो मशीन बेचने के लिए ली है क्या? क्यों ली है? क्योंकि आप उसे यूज़ करोगे किस में? अपने बिजनेस में, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, ठीक है। वो कहाँ आएगा? वो अभी अपन आगे देखेंगे। वो आता है आपके जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। यही आ जाएगा अपना। सेकंड क्या होती है? सेल्स बुक। दो तरीके की सेल होती है, एक कैश सेल, कहाँ आ गई थी? कैश बुक में, और दूसरी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब जो सामान आपने खरीदा था क्या? बेचने के लिए। अब आप सामान बेच रहे हो, क्यों? पैसा कमाना है आपको। अगर आपने उधार में बेचा है ना तो कहाँ लिख दो? सेल बुक में लिख दो। तो ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल किस में आएगी? सेल बुक में आएगी। और किसकी क्रेडिट सेल? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, क्योंकि गुड्स के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं क्या? सेल, ठीक है। तो गुड्स की सेल अगर क्रेडिट में हुई है तो कहाँ आ जाएगी? आपके क्रेडिट सेल में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपकी सेल्स बुक। सेल्स बुक में हम क्या करेंगे? सारी की सारी गुड्स की जो क्रेडिट सेल है उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड हो गई? आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और क्रेडिट सेल कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल बुक में। अच्छा, अगर ये बताइए कि आपने कोई असेट बेचा, असेट पुराना हो गया, बेच दिया, सेल बुक में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आपका रोज का काम नहीं है असेट को बेचने का। असेट वो चीज़ होती है जिससे आप बिजनेस में यूज़ करते हो और बेनिफिट गेन करते हो। 4-5 साल आपने असेट यूज कर दिया, पुराना हो गया, उसे निकालोगे ही, बेचने में नहीं आएगा। किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो सेल बुक का स्पेशल पर्पस क्या हो गया कि मैं अपने अंदर सिर्फ क्रेडिट सेल लिखूंगा और सिर्फ किसकी लिखूंगा? गुड्स की लिखूंगा, ठीक है। परचेज बुक का क्या हो गया कि मैं अपने अंदर क्या लिखूंगा? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज लिखूंगा, और किसकी लिखूंगा? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की लिखूंगा, ठीक है। कैश वाली, कैश बुक का काम है, मैं कैश वालों से बातें नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा? जो सामान आपने खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, आपने क्या कर दिया? उसे मैन्युफैक्चरर को वापस कर दिया। खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, कौन क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न, ठीक है। अब वो सामान आपने कैश में खरीदा था, तो वापस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। किसका काम है? जहाँ कैश का एक भी वर्ड आ गया, कौन सी बुक है? कैश बुक है। लेकिन सामान उधार में खरीदा था, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आउट ऑफ फैशन हो गया, आपने क्या कर दिया? मैन्युफैक्चरर को वो वापस कर दिया। क्रेडिट परचेज थी, क्रेडिट ही क्या हुई? रिटर्न हुई। कहाँ आएगी? परचेज रिटर्न बुक में। तो परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आते हैं, क्या? जो सामान आपने उधार खरीदा था ना, उसे आप वापस भेज रहे हो, वो आता है। सेम की सेम किसका काम है? सेल्स रिटर्न का। जो सामान आपने कस्टमर को बेचा, उधारी में बेचा, कस्टमर वापस दे गया। पहली बात तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है। आपने सेल की और रिटर्न हो गई, मतलब आपकी गुडविल कम हो जाती है ना इससे, कि हम जब सामान बेचते हैं कस्टमर वापस दे जाता है, तो हमें क्या लगता है कि आपकी ही कहीं ना कहीं क्या थी? फॉल्ट थी, आप अच्छे से सेल नहीं कर पाए, या फिर प्रोडक्ट ही आपका कैसा था? खराब था। तो सेल रिटर्न हो गई, किस बुक में लिखेंगे? सेल रिटर्न बुक में। कौन सी वाली? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट। और कैश वाली कहाँ आएगी? कैश बुक में। सामान बेचा मैंने, मान लेते हैं अंश को 1000 रुपीज़ का, वो मुझे इंस्टेंट कैश दे गया, कितने? 1000 रुपये। अब वो वापस करने आया मुझे 500 रुपये का सामान, मैं क्या दूंगी उसे? 500 का नोट दूंगी। ये सारा कार्यक्रम कहाँ लिखा जाएगा? कैश बुक में लिखा जाएगा। लेकिन ये खरीद कर ही मुझसे उधार में ले गया, लेकिन जब उधार में खरीदेगा, वापस देगा, तो मैं पैसे दूंगी क्या? नहीं, ये मेरी बुक्स में डेटा बना हुआ है, इसे कम कर दूंगी, ठीक है। ये सारा कार्यक्रम कहाँ होगा? सेल रिटर्न बुक में होगा,
ठीक है। तो क्रेडिट सेल का अगर रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा, और अगर सामान परचेज किया उसका रिटर्न है तो वो परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। सेल रिटर्न का फैंसी नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब बेचा हुआ सामान फिर से अंदर आ रहा है बिजनेस प्रीमाइसेस में, दैट इज योर सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब आप ले आए और फिर वापस से गोदाम से वो बाहर जा रहा है, मतलब परचेज रिटर्न। ये हो गई आपकी कितनी बुक्स हो गई? 5 बुक हो गई। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। कितनी हो गई? 5 बुक्स हो गई। नेक्स्ट आती हैं आपकी बीआर बुक और बीपी बुक। बीआर और बीपी आपके सब्सिडियरी बुक्स वाले चैप्टर के पार्ट नहीं है। आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर बीआर बीपी बुक बनाने को नहीं बोलेगा, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। पर फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बीआर और बीपी होते क्या क्या है। बीआर मतलब बिल रिसीवेबल और बीपी मतलब बिल्स पेबल। जब हम उधार सामान खरीदते और बेचते हैं तब ये क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। अब देखो कैसे क्रिएट होते हैं। ये है सुमन और ये है अमन। सुमन की साड़ी की दुकान है और अमन क्या करता है? अपनी पत्नी के लिए सुमन की दुकान से क्या खरीद कर ले जाता है? साड़ी खरीद कर ले जाता है। अमन आया इसकी शॉप पर और 10,000 की साड़ियाँ खरीद कर ले गया। सुमन ने बोला कि अमन पैसे दो, तो अमन ने बोला उधारी में चढ़ा लो, बाद में दे दूंगा। तो सुमन ने क्या करा? एंट्री अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि इसने सामान बेचा है। इसकी बुक में अमन कौन बन गया? डेटर। अच्छा ये बताइए, ये कहाँ पे नोट डाउन करेगा इसे? सुमन कहाँ लिखेगी इसे? अपनी सेल्स बुक में लिखेगी। क्यों? क्योंकि क्या है ये? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, तो कहाँ लिखी जाएगी? ये आपकी सेल बुक में लिखी जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ? इसने एंट्री कर दी अमन टू सेल। सुमन के पास एक ही ऑप्शन है कि बैठकर इंतजार करे कि जब अमन भाई साहब पैसे देंगे मैं पैसे ले लूँगी और एंट्री कर लूँगी बैंक टू अमन, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है, वो क्या बना देगी? एक बिल बना देगी। अब बिल कैसा होता है? सुमन एक पेपर लेगी, है ना, उस पर क्या लिखेगी कि मैं अमन के नाम का बिल लिखेगी। सुमन को 10 फरवरी 2025 को 10,000 देने का वादा करता हूँ, का प्रॉमिस करता हूँ। सुमन ने ये बिल लिखा, कि इस बिल को अभी बिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट बोलेंगे। इसने ये ड्राफ्ट लिखा और किसके सामने रखा? अमन के सामने। अमन को देखो पैसे तो देने ही हैं, उसने क्या कर दिया? इस पे साइन कर दिया अमन। ये क्या हो गया? अमन के साइन। जैसे ही अमन ने ये साइन करके वापस दिया ना सुमन को, अब ये ड्राफ्ट नहीं रहा, क्या बन गया? ये बिल बन गया। क्या बन गया? बिल। अब सुमन बहन जी के पास 3 ऑप्शंस हैं बिल के बाद। जैसे ही बिल बन जाएगा ना, सुमन के पास क्या आ गई? पहली तो श्योरिटी आ गई कि भाई 3 महीने में पैसे आ ही जाएंगे। नहीं आए तो बिल को दिखाकर मैं क्या कर दूंगी? अमन पे केस कर दूंगी, लीगल कंप्लाइंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, सुमन को जल्दी पैसे की ज़रूरत है। सुमन क्या जाएगी? भगी भगी बैंक के पास जाएगी। ये रही आपकी बैंक मुझे पैसे दे दे। ठीक है, सुमन किसके पास जाएगी? बैंक के पास, कि बैंक मुझे पैसे दे दे। बैंक बोलेगी क्यों दूँ? बोलेगी मेरे पास अमन के नाम का क्या है? बिल है। मैच्योरिटी डेट आने पर अमन से पैसे कौन ले लेना? आप ले लेना, तब मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। बैंक क्या करेगी? उसको पैसे दे देगी। बैंक का काम है चेक को क्या करना? क्लियर करना। बैंक ने क्या किया? सुमन को पैसे दे दिए। अब देखो बैंक है, चैरिटी करने तो बैठी नहीं है, क्या करेगी? कमीशन काटेगी, वो भी तो कहीं ना कहीं से कमाएगी। अब 10,000 का चेक था, 10,000 का बिल था, बैंक ने आपको कितने दिए? 9,500। 500 रुपये आपको कम मिले, लेकिन देखो जल्दी ज़रूरत थी, पैसे तो मिल गए कम से कम। आज नहीं मिलते, ज़रूरत के वक्त जब पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या बात के पैसे मिले आपको? ठीक है, कितने मिल गए? 9,500। 500 रुपये क्या है आपका? नुकसान है। नुकसान का नाम क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस।
ये जो बिल हमने बैंक को दिखाकर बैंक से पैसे की भीख मांगी है, इसे क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक ने जो चार्ज काटे उन्हें क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, गॉट इट। पहला ऑप्शन सिक्योरिटी है, दूसरा ऑप्शन बैंक से डिस्काउंटिंग, तीसरा ऑप्शन पता है क्या है? एंडोर्समेंट। क्या है? एंडोर्समेंट। व्हाट इज एंडोर्समेंट? सुमन ने अमन को बेचा, सुमन ने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। मान लेते हैं सुमन ने खरीदा है तरुणा से। सुमन ने किससे खरीदा है? तरुणा से खरीदा है। अब सुमन क्या करेगी? इस वाले बिल को किसको दे देगी? तरुणा को दे देगी। कितने का बिल है? 10,000 का। अब बिल किसके हाथ में है? तरुणा के हाथ में है। अब बिल जिसके हाथ में, पैसे किससे मिलेंगे? उससे ही मिलेंगे। अब ये जो अमन है वो किसको पैसे देगा? तरुणा को पैसे देगा। तो मतलब सुमन ने अपने क्रेडिटर को क्या दे दिया? बिल दे दिया। सुमन का जो डेटर है वो किसको पैसे देगा? अब तरुणा को पैसे देगा। बीच में से सुमन अब हट चुकी है, ठीक है। ये दोनों आपस में देख लेंगे। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। देखो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ऑल्दो आपको ये आना चाहिए कि बीआर क्या होता है, बीपी क्या होता है। सिर्फ पढ़ते रहे बीआर बीपी और पता नहीं हो क्या होता है तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। अब आ गया समझ में व्हाट इज बीआर और व्हाट इज बीपी। अच्छा, यहाँ पे बिल के पैसे मिलने किसको वाले थे? सुमन को। तो सुमन के लिए बिल क्या है? रिसीवेबल। क्या है? रिसीवेबल। देने कौन वाला था? अमन। तो ये क्या है? बिल्स पेबल। एनी डाउट? आगे समझ में? ठीक है। जिसको पैसे मिलने वाले थे वो बिल रिसीवेबल और जिसको देने हैं उसके लिए क्या है? वो बिल पेबल है, ठीक है। हमारे लिए एसेट है और अमन के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। आया समझ में? चलिए, तो इनकी भी क्या बनती है? बिजनेस में एक अलग से बुक्स बनाई जाती है जहाँ पे जो भी बीआर है उनको एक जगह लिख दो और जो भी बीपी है उन्हें एक जगह हम लिख देंगे, ठीक है। लास्ट आता है आपका जर्नल प्रॉपर। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है मैडम, है नहीं। सब्सिडरी बुक्स पढ़ रहे हैं तो जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? जर्नल प्रॉपर। ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा इवेंट, ऐसी एंट्री जिसको किसी ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला है। सेल बुक में नहीं जा पाया, परचेज बुक में नहीं जा पाया, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में भी वो नहीं जा पाया, है ना। बीआरबीपी में भी नहीं जा पाया। जर्नल प्रॉपर क्या करेगा? आ जाओ बेटा मेरे पास आ जा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपने क्या खरीदा? असेट परचेज किया, क्रेडिट में असेट खरीदा, असेट अकाउंट डेबिट टू मोहन से खरीदा है। अब देखो असेट खरीदा है, परचेज बुक में नहीं आएगा। सेल का तो कोई सवाल ही नहीं है, सेल से तो रिलेटेड ही नहीं है ट्रांजैक्शन। सेल में नहीं है, परचेज में नहीं है, तो उनके रिटर्न्स में भी नहीं आएगा। सामान उधार खरीदा है, असेट हमने उधार खरीदा है, कैश का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। इसीलिए जर्नल प्रॉपर को क्या बोलते हैं? रेजिडरी बुक भी बोलते हैं। जो भी बचा कुचा होता है वो किस में आता है? जर्नल प्रॉपर में आता है। आया समझ में? ये होती हैं आपकी 8 बुक्स: परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक एंड लास्ट इज योर कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर, ठीक है। आ गई आपको अच्छे से समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो ये आपको एक चार्ट की फॉर्म में बताया हुआ है सब्सिडरी बुक, उनके पर्पस और उनके जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो क्योंकि मैंने अब आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में समझा दिया है। ओके, देखो चाहे पढ़ के देख लो। कैश बुक में क्या है? सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट हो या है पेमेंट हो। सेल्स बुक में क्या है? सारी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं गुड्स की, ठीक है, और क्रेडिट सेल्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है? स्पेशलाइजेशन, हर ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड होगा, मतलब सबके क्या है? स्पेशल पर्पस है, सबका स्पेशल अलग अलग क्या बना हुआ है? घर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस क्लरिकल एरर्स। अब आपसे ना मैनुअल एरर्स नहीं होंगी, लिखने की गलतियां नहीं होंगी, कोई एंट्री आप भूलोगे नहीं, छूटेगी नहीं। क्यों? सबके अलग अलग बुक है, जैसे एंट्री होगी आप एग्जैक्ट उस बुक में जाओगे और लिख करके आ जाओगे, ठीक है।
टाइम सेविंग, ऑब्वियसली टाइम बचेगा आपका। देखो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अलग बुक्स बना रहे हो, लेकिन जैसे ही एक बार ये बुक बन गई ना, आपका काम कैसा है, एकदम चांदी ही चांदी है, एकदम मक्खन है। आपको अब बार बार एंट्रीज उस किताब में नहीं ढूंढनी है, आपके पास अलग अलग नोटबुक पड़ी है, उसमें से जाकर आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो टाइम बच गया और एक्यूरेसी, ऑब्वियसली एक्यूरेसी इंक्रीज होगी आपकी, क्योंकि सेल की बुक में सिर्फ सेल की ट्रांजेक्शन है, कैश की बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन है, परचेज की बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज के ही ट्रांजेक्शन है। तो आपको जो ट्रांजेक्शन जब चाहिए, जैसे भी चाहिए, जितने रुपए वाला चाहिए, जिस डेट का चाहिए, आपको पर्टिकुलर बुक्स में जा करके मिल जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे इनके फॉर्मेट। ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपको चैप्टर पढ़ने से पहले आना चाहिए, तभी हम अच्छे से क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई तूफानी फॉर्मेट नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन फॉर्मेट जर्नल का, वैसा ही कुछ कुछ फॉर्मेट है। देखो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे सेल बुक का, साथ के साथ चाहे तो आप नोट कर सकते हो या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें तब कर लेना। देखो क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे, ठीक है, जिस तारीख को सामान बेचा वो डेट लिखोगे। पर्टिकुलर्स में क्या नाम आएगा, जिस बंदे को बेच रहे हो, जिन्हें बेचते हैं वो कौन होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं मैम, तो बस कस्टमर्स का नाम लिख दो, उन्हें क्या बेचा है वो भी लिख दो। कस्टमर का नाम लिखा, मान लेते हैं आपने अंश को बेचा, लिख दो अंश, क्या बेचा वो भी लिख दो नीचे। ठीक है, लेजर फोलियो, अब आप यहाँ से पोस्टिंग करोगे इसलिए उसका रेफरेंस नंबर दे दीजिए, ये सिर्फ फॉर्मेट के लिए है, कभी भी ये देता नहीं है एग्जामिनर। इनवॉइस नंबर ये देता है और इम्पोर्टेंट भी है, इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, कि ये जो सेल है इसका बिल नंबर क्या है। कस्टमर को आप सामान बेचते हो, बिल बना के देते हो, हर एक बिल का क्या होता है कि स्पेसिफिक नंबर होता है, उस नंबर को चढ़ा दो। क्यों, जब हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे ना कि ये सेल थी और ये नंबर था, तो दोनों मैच हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डिटेल्स, और एक आएगा लास्ट कॉलम अमाउंट। डिटेल्स में क्या लिखेंगे, जितने गुड्स हमने बेचे, जितनी रेट पर बेचे, उसका टोटल लिख दो डिटेल्स में मल्टीप्लाई करके। अगर कोई डिस्काउंट है तो उसे भी क्या कर दो, माइनस कर दो। कॉस्ट जो अमाउंट था उसमें से डिस्काउंट माइनस किया, जो नेट अमाउंट है वो किस में चला जाएगा, लास्ट के टोटल के कॉलम में चला जाएगा। आया समझ में। तो फॉर्मेट क्या हो गया, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, डेट के बाद हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं। पर्टिकुलर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ कस्टमर। अगर आप ऐसा लिख कर आओगे पर्टिकुलर्स की जगह नेम ऑफ कस्टमर, तो एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देगा कि चलो बच्चे ने फॉर्मेट रटा नहीं है, उसने समझ के पढ़ा है। ठीक है, फिर क्या है LF, उसके बाद क्या आता है आपका इनवॉइस नंबर आता है, नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्स, जहाँ पे हम सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, देन आता है आपका अमाउंट का कॉलम। ओके, ठीक है। सेम क्या है आपका, पर सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न में क्या करेंगे हम, डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, अमाउंट, डिटेल्स एंड टोटल। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह क्या आएगा, क्रेडिट नोट नंबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो आपने सामान बेचा, इनवॉइस तो तभी बन गया। ठीक है, मान लेते हैं मैंने दीपक को सामान बेचा है, मैंने दीपक को सेल की है 50,000 रुपीज़ की, वो मुझे 5,000 के गुड्स को क्या दे गया, वापस दे गया, दैट इज रिटर्न कर गया 5,000 के सामान को। जब मुझे 5,000 के गुड्स को रिटर्न कर गया तो मैं उसे क्या दे दूंगी, एक क्रेडिट नोट नंबर दे दूंगी। मतलब मैं उसे बोलूँगी कि आने वाले समय में कोई भी 5,000 का सामान आप यहाँ से लेकर चले जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रेडिट नोट नंबर। आपने क्रेडिट नोट उसे दे दिया, क्यों, क्योंकि देखो आपको उसे पैसे देने पड़ते या फिर उसको अपनी बुक से हटाना पड़ता डेटर की जगह। आप हटा नहीं रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, उसको क्रेडिट नोट क्या कर रहे हो, इश्यू कर दे रहे हो। आया समझ में। ऐसे ही अगर परचेज रिटर्न है तो क्या आ जाएगा, उसमें डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। वहाँ आपको ये फैसिलिटी मिलती है, सेल करते वक्त आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हो। आया समझ में। एग्जामिनर देगा आपको, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको नंबर देगा, इस ट्रांजेक्शन का क्रेडिट नोट नंबर है 10, लिख दो यहाँ पे 10, बस बात खत्म। डिटेल में हम क्या करते हैं, अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे और लास्ट में टोटल के साथ अमाउंट आ जाएगा।
अगर आपने सेल की है ना डिस्काउंट पे तो रिटर्न भी कैसे होगी, डिस्काउंट पे ही होगी। तो पहले कैलकुलेशन करनी है डिस्काउंटेड अमाउंट्स की, उसके बाद हमें यहाँ लिखना है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, क्या आता है, सेम है, रेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलो, डिटेल और अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा, नेम ऑफ, वहाँ हम सामान बेच रहे थे तो कस्टमर का नाम था, यहाँ हम खरीद रहे हैं तो किसका नाम है, सप्लायर का। किसका नाम है, सप्लायर का। परचेज रिटर्न बुक में क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मेट है जो परचेज रिटर्न का फॉर्मेट है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। ठीक है, डेबिट नोट नंबर मतलब आपने सामान खरीदा था, अब आपको मैन्युफैक्चरर ने या फिर आपके सप्लायर ने एक डेबिट नोट दे दिया है, इसका मतलब आप आगे वहाँ जाके सामान खरीद सकते हो उस नोट को दिखा करके। लास्ट आता है आपका जर्नल प्रॉपर। जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश मतलब जिनको कैश बुक ने दरवाजा नहीं खोला, वो किस में आएंगे, जर्नल में। नॉन गुड्स मतलब जिनको किसने दरवाजा नहीं खोला, नाम बताओ, सेल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। अब जब किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा, जर्नल प्रॉपर में। एग्जाम्पल है, असेट बेचा, असेट खरीदा, क्रेडिट में, किधर आएगा, जर्नल प्रॉपर में। असेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, जर्नल प्रॉपर में। असेट पे डेप्रिसिएशन लगाना बिजनेस के लेन देन, खरीदारी और बेचने से कोई मतलब थोड़ी है इस चीज़ का, तो कहाँ आएगा, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट एंट्री है, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है, सब किसका पार्ट होते हैं, आपका जर्नल प्रॉपर का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। निकालो नोटबुक्स और हो जाओ स्टार्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, देखो, मैसर्स रतन चंद एंड सन्स who are dealers in ready-made garments purchase the following, enter these into their purchase book। क्या बनानी है आपको, परचेज बुक। किसकी बुक्स में बनानी है, मैसर्स रतन चंद एंड सन्स की बुक में। तो लिखो बुक्स ऑफ मैसर्स रतन चंद एंड सन्स। क्या बना रहे हो आप, परचेज बुक बना रहे हो। फॉर्मेट बनाओ, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है। डेट क्या लिखोगे, 2015 दिसंबर 1। देखो, परचेज फ्रॉम मैसर्स प्रकाश चंद एंड सन्स मुंबई। देखो, जब हम परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक के क्वेश्चन करेंगे ना, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चन की पहली लाइन ही बता देगी आपको कि आपका किस चीज़ का बिजनेस है। अगर आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप एसी कूलर पंखे खरीद रहे हो तो समझ जाना क्या खरीद रहे हो, आप असेट खरीद रहे हो। और अगर आपका एसी कूलर पंखे का बिजनेस है और आप कपड़े खरीद रहे हो तो समझ जाना क्या खरीद रहे हो, आप असेट खरीद रहे हो, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई याद करने जैसा कुछ भी नहीं होगा आप। ठीक है, अब देखो आपने क्या खरीदा है, 100 शर्ट खरीदी है। एक शर्ट कितने की है, 175 की। 50 टी शर्ट्स खरीदी हैं, एक टी शर्ट कितने की है, 100 रुपये की। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। बिल्कुल दे देंगे, ट्रेड डिस्काउंट की तो वैसे भी एंट्री होती नहीं है, अमाउंट ही रेस करके दिखाया जाता है। पहले नाम लिखेंगे जिससे हमने खरीदा है, तो नेम ऑफ सप्लायर क्या है, मैसर्स प्रकाश चंद एंड सन्स। ठीक है, खरीदा क्या क्या है, 100 शर्ट खरीदी हैं और एक शर्ट कितने की है, 175 की। डिटेल्स में कितना लिख दूँ, 17500। मैंने 50 टीज खरीदी हैं, टी शर्ट्स एट द रेट 100 पर, तो कितनी हो गई, 5000। टोटल क्या आ जाएगा आपके पास इनका, 17,500 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 22,500
लेस कर दीजिए आप यहीं पर के ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना है 15%। 22,500 का 15% कर दो, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, जो अमाउंट आएगा उसे लास्ट कॉलम में लिख देना। ठीक है, अब देखिए पहली एंट्री परचेज बुक में आएगी। दूसरी देखो, आपने मैसेज अरुण गुप्ता से सामान खरीदा है। खरीदा क्या है? चेयर खरीदी है, एक चेयर 500 रुपये के। ये बताओ, आप कपड़े खरीद रहे हो है ना, तो चलेगा क्योंकि आप उन्हें बेचने के लिए खरीद रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो आप कुर्सी खरीद रहे हो। क्या ये परचेज बुक का पार्ट है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे कि देखो कपड़े की दुकान है, चेयर खरीद रहे हैं, किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस से रिलेटेड है, अगर हम उसमें गुड्स की परचेज सेल कर रहे हैं तो ही वो परचेज बुक और सेल बुक में आता है। अब ये क्या खरीद रहे हैं कि भाई साहब 5 कुर्सी खरीद रहे हैं, एक कुर्सी 500 रुपये की है, होने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है तो हम इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो नो एंट्री। परचेज फ्रॉम मैसेज ज्ञान प्रसाद एंड सन, फिर से लिखो मैसर्स ज्ञान प्रसाद एंड सन्स। क्या खरीदा है आपने? 20 बुश शर्ट्स खरीदी हैं, 75 टी शर्ट खरीदी हैं। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है सेम ऊपर के जैसा है। लास्ट देखो, आपने शर्ट खरीदी है मैसेज राजकुमार एंड सन से, तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सिर्फ ये नहीं आएगा। और यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? एक नोट पता चल जाएगा कि हमें ये नहीं लिखना है। नोट में क्या लिखोगे कि ये जर्नल प्रॉपर का पार्ट है, तो हम इसे परचेज बुक में नहीं लिखते हैं। गॉट इट? ठीक है, इन्होंने भी नोट लिख रखा है कि ये एक असेट है जिसकी क्या हुई है? क्रेडिट परचेज हुई थी, तो हम इसको क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेल बुक का। सेल बुक में क्या करेंगे हम? नेम ऑफ सप्लायर, देखो फॉर्मेट देखो, डेट, नेम ऑफ सप्लायर। देखो जब हम सेल बुक बना रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? नेम ऑफ कस्टमर लिखेंगे। तो डेट, क्योंकि हम जिसे बेच रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या बेचा है आपने? चेयर बेची है। इसमें भी आपका किसका काम है? मतलब फर्नीचर का काम है। क्या बेचा है? चेयर बेची। बेची किसको है? मैसेज गुप्ता को। तो जिसको बेची है उसका नाम लिखिए, मैसेज गुप्ता एंड फर्नीचर। डेट क्या है? अप्रैल 1। देखो डिटेल्स लिख दो। 120 टेबल हैं, 550 वाली, 40 टेबल हैं 750 वाली। क्या कर दो? लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे आपको सारे करने हैं। क्या आप आपने किसको बेचा? अजीत सिंह को बेचा, उसका नाम लिख दो। क्या बेचा है? डेस्क और चेयर बेटी है, मतलब फर्नीचर का ही काम है, मतलब फर्नीचर का ही काम है। तो क्या करोगे आप? फर्नीचर सेल करोगे तो लिख देना अजीत सिंह एंड सन्स। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिर से फर्नीचर सेल किया है, सोफा, अलमीरा एंड ऑफिस टेबल्स, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा। ये देखो इसका सॉल्यूशन भी गिवन है। कैसे करना है आपको? पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करके डिटेल्स में लिख देना, फिर डिस्काउंट को लेस करके अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में लिख देना। ठीक है, नेट अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अमाउंट कॉलम आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अब हम क्या बनाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज रिटर्न का। सेम फॉर्मेट होता है, जिसको सामान रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। सोहन एंड सन्स। क्या रिटर्न किया है? एक फैन रिटर्न किया है 1250 का, लिख दिया। ट्रेड डिस्काउंट खरीदते वक्त लिया था, अब हमें माइनस करके ही अब वो अमाउंट लिखना पड़ेगा 125, तो नेट कितना आएगा? 1125। सेम पैटर्न है आपकी सेल्स रिटर्न की बुक का। आया समझ में? देखो
ठीक है। जब ये बुक्स बन जाती हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, अगर सेल अकाउंट क्रेडिट होता है ना तो क्या करो, उसे क्रेडिट कर दो नीचे टोटल से। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो नीचे टोटल से क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो सारा टोटल करो और परचेज अकाउंट पे क्या लिख दो, डेबिट। देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, ये क्या है आपका परचेज अकाउंट, क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है ना। जितनी भी परचेज की सबका टोटल लिख दो और लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो नीचे लिख दो सेल अकाउंट क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, डेबिट लिख दो। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिट लिख दो। इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है सब्सिडरी बुक्स। अब आपको अपने जो भी रेस्पेक्टिव बुक आप पढ़ते हो उसके थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको फॉर्मेट आना चाहिए और क्या आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेजर वाला चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है, तो लेजर पोस्टिंग भी आपको आती होगी, नहीं आती तो आप लास्ट वाली वीडियो देखो, वहाँ से आपको लेजर पोस्टिंग करना भी आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक एंजॉय द सेशन। आपको ये जो नोट्स है ना वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम चैनल की लिंक ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।